नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। YouTube के हिंदी शिक्षक चैनल पर मैं सोनार सर फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं का एक नया पाठ लेने वाले हैं जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी, जिसे हम मराठी में कहते हैं पाठीचा कणा। इस पाठ की विधा है एकांकी और इसके रचनाकार है जगदीश चंद्र माथुर। भारत के उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सन 1917 में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु सन 1978 में। जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। हिंदी साहित्यकारों में एक ज्येष्ठ साहित्यकार और अपने भारतीय संस्कृति की रक्षा करने वाले एक ऐसे ये लेखक थे। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं, यानी साहित्यकार और नाटककार के रूप में वो विख्यात तो थे ही, इसके अलावा उन्होंने आकाशवाणी पर भी काम किया और उसे लोकप्रिय भी बना दिया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि। अब हम गद्य संबंधी जानेंगे। प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। विद्यार्थी मित्रों, उत्तम समाज की निर्मिति में पुरुषों के साथ साथ नारी का भी उतना ही महत्वपूर्ण रोल होता है, भूमिका होती है। तो अच्छे समाज के निर्माण के लिए, एक बेहतर इंसान बनने के लिए, एक अच्छी गृहिणी, एक अच्छी माता बनने के लिए स्त्री का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक होता है। और इसी विचारधारा को महत्वपूर्ण मानकर इसका समर्थन करते हुए लेखक ने ये पाठ लिखा है। और समाज की उन्नति के लिए विरोध करने वाले जो पारंपरिक पुरानी विचारधारा होती है उसे कहते हैं दकियानुसी विचारधारा, जिसे मराठी में कहेंगे बुरसट लेले विचार। हमेशा लेखक ने इनका विरोध किया है और नारी को सम्मान दिलाने की कोशिश उन्होंने की है। तो आइए पाठ को आरंभ करते हैं। पाठ का नाम है रीढ़ की हड्डी। किसी भी कहानी, नाटक या एकांकी को पढ़ने से पहले हमें उनके पात्रों का परिचय कर लेना चाहिए। इस एकांकी की प्रमुख पात्र है उमा, जो कि एक सुशिक्षित पढ़ी लिखी युवती है। रामस्वरूप उमा के पिता है, प्रेमा उमा की माँ है, शंकर एक युवक है, गोपाल प्रसाद शंकर के पिताजी हैं और रतन रामस्वरूप का नौकर है। विद्यार्थी मित्रों, यह एक ऐसा पाठ है, यह एक ऐसी एकांकी है कि जिसमें एक लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आए हैं। लड़की का नाम है उमा और लड़के का नाम है शंकर। ये उस दौर की कहानी है जब लोग ये चाहते थे कि अपनी बेटी को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया न जाए, और अगर वो पढ़ लिख भी गई तो ये बात लड़के वालों से छुपाई जाए। उमा के पिता रामस्वरूप कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अपनी बेटी का रिश्ता जल्दी से जल्दी पक्का हो जाए, इसलिए वो जी हुजूरी करते हुए नज़र आते हैं लड़के वालों के सामने। और इससे पहले कि लड़के वाले आए, घर की तैयारियों में वो लगे हुए हैं। दृश्य ऐसा है, एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही है वो अधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। एक कमरा यहाँ पर नज़र आ रहा है और कमरे के दरवाजे के अंदर हम झाँके तो नज़र आता है कि एक महाशय जिनकी केवल पीठ नज़र आ रही है वो अपने नौकर की सहायता से एक तख्त को, जो कि लकड़ी की एक बड़ी चौकी होती है, वो दूसरे कमरे में आने की कोशिश कर रहे हैं और नौकर उस तख्त का दूसरा सिरा पकड़े हुए हैं। विद्यार्थी मित्रों, जिन शब्दों के नीचे मैंने से अधोरेखांकन किया है उन शब्दों का अर्थ मैं विवेचन देते हुए बताया करूँगा। रामस्वरूप वो कहते हैं, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर। तख्त के रखे जाने की आवाज़ आती है। नौकर रतन कहता है, बिछा दे साहब। रामस्वरूप जरा तेज आवाज़ में कहते हैं, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या? बिछा दो साहब। और ये पसीना किस लिए बहा आया है? यहाँ पर मालिक रामस्वरूप नौकर पर चिढ़ जाते हैं
और कहते हैं कि जब ईश्वर अकल बांट रहा था, क्या तू वहाँ पर देरी से पहुँचा था क्या? तुझे इतना भी समझ में नहीं आता कि तख्त को कैसे पकड़ना चाहिए और कैसे बिछाना चाहिए? और चेहरे पर देखो कितना पसीना है। तो रतन मालिक की बातें सुनने के बाद तख्त बिछाता है और ही करते हंसता है। राम स्वरूप दरी उठाते हुए और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। दरी अर्थात मोटा सूती कपड़ा होता है जो कि जमीन पर बैठने के लिए बिछाया जाता है। उसे हम अंग्रेजी में कारपेट भी कह सकते हैं। तो रामस्वरूप नौकर से कहते हैं कि उनकी पत्नी के रूम में उन्होंने हारमोनियम भी रखा हुआ है और सितार भी रखी हुई है। ये दोनों वाद्यों को तो जल्दी से उठाकर दूसरे कमरे में लेके आ। और स्वयं अपनी पत्नी की मदद लेकर उस तख्त पर दरी को बिछाने की कोशिश करते हैं। उनकी पत्नी प्रेमा उनसे कहती है, लेकिन वो तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है, यानी बहुत ही नाराज है, परेशान है। रामस्वरूप, क्या हुआ? प्रेमा, तुमने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। रामस्वरूप, अरे हाँ, देखो उमा से कह देना जरा करीने से आए, यानी जरा सलीके से आए। ये लोग जरा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। जब लड़के वाले लड़की को देखने के लिए आ रहे हैं तो जाहिर है कि लड़की का सज धज के वहाँ पर आना अच्छा होता है। इसलिए वो कहते हैं कि उमा से कह देना वो जरा सलीके से आए। और कहते हैं कि ये लोग तो खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है स्वयं, और सभा सोसाइटियों में भी जाते हैं, लेकिन चाहते हैं कि लड़की का ज़्यादा पढ़ना लिखना उन्हें पसंद नहीं है। प्रेमा पूछती है, और लड़का? रामस्वरूप बतलाते हैं, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, यानी एक का दिमाग तेज है तो दूसरे का और उससे ज़्यादा। बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। यानी लड़की की बीएससी हो चुकी है और बीएससी के बाद उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वहाँ पर वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है और कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है और पढ़ाई का दूसरा। उसी समय वहाँ रतन आता है। बाबूजी, बाबूजी, धीमी आवाज में। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झाँक कर, अरे प्रेमा, वे आ भी गए, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। उसी समय मेहमान सामने आ जाते हैं और मेहमानों से आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? रामस्वरूप जी यहाँ पर बेवजह हंसते हैं और लड़के वालों की आवभगत में लग जाते हैं और पूछते हैं कि आपको मकान ढूंढने में कोई ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद अपना गला खंगारते हैं। नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। यानी हम तांगे पर बैठकर आए, उसे अच्छी तरह पता था कि आप कहाँ पर रहते हो। रामस्वरूप लड़की की तरफ मुखातिब होकर, यानी उनकी तरफ देखकर कहते हैं, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियाँ हैं? शंकर बाबू, जो कि उनका होने वाला दामाद है, उनसे वो पूछते हैं कि आपको छुट्टियाँ कितने दिनों की है? शंकर कहता है, जी कॉलेज की तो छुट्टियाँ नहीं है, वीकेंड में चला आया था। सप्ताह के शनिचर रविवार की जो छुट्टियां हैं उनमें मैं चला आया। रामस्वरूप ने पूछा, तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा? शंकर कहता है, जी यही कोई 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल? यहाँ पर रामस्वरूप थोड़ा चौंकते हैं। उनकी नज़र में केवल एक ही वर्ष बचा हुआ है कोर्स पूरा करने में, फिर ये 1 साल 2 साल की बात कैसे कर रहा है? शंकर हंसता है। जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। यहाँ पर हमें एक बात समझनी चाहिए कि हो सकता है कि 1 साल में वो अपना कोर्स पूरा न कर पाए, फेल हो जाए, और इसीलिए वो 1 साल बढ़ाने की बात कर रहा है। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। और रामस्वरूप जैसे ही बिजनेस का नाम सुनते हैं चौंक जाते हैं। बिजनेस यानी व्यापार? फिर समझते हैं, ओह अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए, यानी बिजनेस की बातें तो होती ही रहेंगी, अभी तो आप आए हैं, पहले जरा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, ये सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? ये केवल औपचारिकता है, शिष्टाचार है, इसकी क्या आवश्यकता है? रामस्वरूप,
तकल्लुफ किस बात का, ये तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मेरे दरवाजे पर इतने बड़े लोग आए और अंदर चले जाते हैं। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। शंकर का वहाँ पर बैठने का गलत तरीका देखकर बाप चिढ़ जाता है और कहता है, झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। लेकिन वाक्य पूरा नहीं हो पाता। इतने में बाबू राम स्वरूप चाय के ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, आखिर आप माने नहीं। राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हुए कहते हैं, पहले हंसते हैं आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? विलायती चाय यानी वही इंग्लैंड वाली, आप वो पीना पसंद करेंगे या फिर हिंदुस्तानी चाय? गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और जरा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। यानी विलायती चाय से मुझे कोई लेना देना नहीं है, आप तो बस हिंदुस्तानी चाय ही बनाइए, ज़्यादा शक्कर वाली। आधा दूध और आधी चाय। शंकर जो चुपचाप बैठा है अचानक अपना गला खंगारता है सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी, यानी जो ज़्यादा शक्कर का इस्तेमाल करेगा उस पर सरकार कर लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पी रहे हैं और चाय पीते हुए कहते हैं, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। उसी समय राम स्वरूप ने शंकर को चाय का प्याला दिया और कहा, वो क्या? गोपाल प्रसाद कहते हैं, खूबसूरती पर टैक्स। राम स्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, ये ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी न करेंगे। यानी सुंदरता, खूबसूरती यह एक ऐसी चीज़ है कि जो हर एक को अच्छी लगती है, इसलिए जो सुंदर लोग होंगे उन्हें तो अपनी खूबसूरती पर टैक्स देना ही पड़ेगा, वो इनकार भी नहीं करेंगे। इस समय गोपाल प्रसाद के मन में अलग ही मतलब और व्यापार की बात चल रही है और इसीलिए उन्होंने जानबूझकर ये मुद्दा छेड़ा है। राम स्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेड़ब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। राम स्वरूप कहना चाहते हैं कि आपने भी कमाल की बात की है और ये सच है कि आजकल खूबसूरती का जो सवाल है वो बड़ा ही विचित्र हो गया है। यानी जब भी लड़का और लड़की की शादी की बात आती है तो सबसे पहले उनकी खूबसूरती देखी जाती है, उसे महत्व दिया जाता। लेकिन एक ज़माना हमारा ऐसा भी था कि हमारे ज़माने में ये बातें कोई मायने नहीं रखती थी। माता पिता ने कह दिया कि तुझे इस लड़की या इस लड़के से ब्याह करना है तो करना ही है। जिस तश्तरी में यानी थाली में चाय के प्याले और समोसे रखे हुए हैं, वो तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं और कहते हैं, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हैं और कहते हैं, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। यानी तुम सच कह रहे हो कि हमारे ज़माने में ये खूबसूरती का सवाल था ही नहीं। राम स्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर यानी उसकी तरफ चेहरा घुमाते हैं और पूछते हैं, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? वो जानना चाहते हैं कि खूबसूरती को लेकर शंकर के क्या विचार है। शंकर कहता है, किस मामले में? शायद उसका ध्यान नहीं था इनके बातों की ओर। यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि बेटा उत्तर दे, बाप ने ही अर्थात गोपाल प्रसाद ने कहा बीच में ही, ये बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप। मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है और जायचा तो मिल ही गया होगा। वो कहते हैं कि राम स्वरूप जी, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए और ये मुद्दा बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। और रही जायचे की बात यानी जन्म कुंडली की बात, वो तो मिल ही गया होगा। राम स्वरूप कहते हैं, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। कहने का मतलब ये है कि आपका लड़का शंकर और मेरी लड़की उमा, इनकी जन्म कुंडली क्या मिल ही जाएगी, बस ठाकुर जी के चरणों में अर्थात भगवान के चरणों में रख दिया तो मिल ही जाएगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद कहता है, लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। विद्यार्थी मित्रों,
यहाँ पर गोपाल प्रसाद के विचार कैसे हैं ये जरा गौर से समझने की कोशिश करो। वो चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, बस सिलाई का काम कर ले घर तो काफ़ी है। रामस्वरूप मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। जैसी ही लड़की की पढ़ने लिखने की बात आई, रामस्वरूप ने विषय बदलने के लिए पत्नी को आवाज़ लगाई और पान को भेजने की बात कही। उमा पान की तश्तरी यानी वो थाली अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रीम वाला यानी सुनहरी सोने जैसी डंडी वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? रामस्वरूप जरा शक पकाकर वो भी अंदर ही अंदर घबरा जाते हैं। जी वो तो वह पिछले महीने इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद पढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना कुछ? रामस्वरूप नहीं साहब, वो तो मैंने अर्ज किया ना, मैंने आपको पहले कहा, निवेदन दिया। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे के पास। उमा बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद शायद बहुत ही ध्यान से उमा की तरफ देख रहे हैं, उसकी चाल को भी देख रहे हैं, उसके चलने का तरीका कैसा है। तो कहते हैं, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, तेज है। हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है? लेकिन जवाब पिताजी ही देते हैं। रामस्वरूप जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर यानी लोकप्रिय भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेंपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। शंकर की आंखों से उसकी आंखें मिल जाती है और वो एकदम चौंक जाती है। रामस्वरूप क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद नहीं साहब, काफी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। शायद उमा ने कुछ ऐसा देख लिया है कि वो अंधेरी अंदर घबरा जाती है और चौंक जाती है और घर के अंदर जाने लगती है। गोपाल प्रसाद अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप। रामस्वरूप हाँ, वो तो मैं आपको बताना भूल ही गया। ये जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसने बनाई है और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद ये तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप सिलाई तो सारे घर की इसी की जिम्मे रहती है, यानी इसी की जिम्मेदारी रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। गोपाल प्रसाद ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते थे? उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सकपकाते हैं। गोपाल प्रसाद कुछ बेचैन नजर आते हैं और रामस्वरूप भी घबराहट से भर जाते हैं। ये क्यों, मैं आपको समझाऊंगा। रामस्वरूप कहते हैं, जवाब दो उमा। गोपाल से जरा शर्माती है, इनाम तो इसने, शायद वो बताना चाहते थे कि इनाम तो इसने इतने सारे जीते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन गोपाल प्रसाद ने उन्हें रोक दिया, जरा रोकी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। बच्चों, हमने अब तक जितना हिस्सा लिया है आप तो समझ ही गए होंगे कि उमा के पिताजी जो रामस्वरूप है वो चाहते हैं कि बेटी उमा का रिश्ता पक्का करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े वो तैयार है। और घर में आए शंकर और उसके पिताजी गोपाल प्रसाद, इनकी आवभगत में वो लगे हुए हैं। आप सामने स्क्रीन पर देखिए, मैं ऐसे 10 मुद्दे आपको बताऊंगा और किस प्रयास में लगे हुए हैं। मुद्दा पहला, उमा करीने से मेहमानों के सामने आए। दूसरा, मेहमानों की जी जान से आवभगत करना। तीसरा मुद्दा, उमा की तथा लड़के की जन्म कुंडली मिल जाने पर पूरा भरोसा करना। चौथा मुद्दा, उमा के चश्मा पहनने पर सफाई देना। पांचवा मुद्दा, बेटी की पढ़ाई की बात छिपाना। छठवां मुद्दा, उमा को गाने बजाने के लिए उकसाना। सातवां मुद्दा, उमा की पेंटिंग पर बहुत प्रशंसा करना। आठवां मुद्दा, उमा द्वारा घर के सारे कपड़ों की सिलाई का काम करने की बात कहना। नौवां मुद्दा,
उमा द्वारा कई इनाम जीतने की बात कहना। और 10वां मुद्दा है उमा की प्रशंसा में स्वयं बातें करना। मतलब झूठ भी बोलना पड़े तो झूठ बोल लेंगे, लेकिन ये रिश्ता हाथ से नहीं जाने देंगे, ऐसा रामस्वरूप यहाँ पर मन ही मन सोच रहे हैं। लेकिन अब तक खामोश बैठी हुई, चुपचाप बैठी हुई उमा ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। और उसे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जैसे वो कोई चीज़ हो कि जिसकी नीलामी हो रही है। लड़के का बाप न जाने कैसे कैसे प्रश्न कर रहा है और उसके पिताजी उन प्रश्नों का कैसा कैसा उत्तर दे रहे हैं। उससे सहन नहीं हुआ और जब गोपाल प्रसाद ने कहा जरा इसे भी मुंह खोलना चाहिए, क्योंकि बार बार वो रामस्वरूप ही जवाब देते जा रहे थे, तो यहाँ पर उमा को अपनी बात कहने का अच्छा मौका मिल गया। जब रामस्वरूप ने कहा कि उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना, यानी वो क्या पूछ रहे हैं तुम जवाब दो। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है वरना पड़ी रहेगी वहां पर धूल खाती हुई। मानो ये कहना चाहती हो उमा, शायद यहाँ पर ये कहना चाहती है कि किसी दुकान में जब कुर्सी और मेज बिकती है तो कुर्सी और मेज तो कुछ बोल नहीं सकती, वो तो चुपचाप पड़ी रहेगी। दुकानदार कुर्सी और मेज को तो पूछेगा नहीं कि तुम्हें यहाँ से बिकना है क्या, वो बस उसे बिना पूछे खरीदार को दिखला देता है, पसंद आई तो ठीक है वो ले जाएगा वरना वो वहीं पर पड़ी रहेगी कई दिन तक। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा, मतलब तुम क्या कह रही हो, तुम्हें पता है? उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, यानी गुस्सा आता है उन्हें, बाबू रामस्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। इज्जत उतारना यानी अपमानित करना या बेइज्जत करना। लेकिन गोपाल प्रसाद का यह वाक्य सुनकर उमा को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तेज आवाज में कहती, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। जैसे किसी चीज का भावताव किया जाता है वैसे तुम मेरा भावताव कर रहे हो। शंकर डर गया, वो कहता है बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद को शक होने लगता है कि ये लड़की हो न हो पढ़ी लिखी है, इसलिए पूछते हैं क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप, क्योंकि बाप ने ये बात तो छिपाई थी। उमा, जी हाँ मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक कर कायरता दिखाई है। कहने का मतलब यह है कि मैं तुम्हारे लड़के को अच्छी तरह जानती हूँ, मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। मैं तुम्हारे लड़के की करतूत अच्छी तरह जानती हूँ, और तुम्हारा लड़का ये शंकर ये लड़कियों के हॉस्टल में खिड़की से दरवाजे से हमेशा ताक झांक करता था, और ये करते हुए जब वहाँ की नौकरानी ने इसे पकड़ लिया था तो इसने नौकरानी के पैरों में पड़कर माफी तक मांगी थी और भाग गया था वहाँ से। तो क्या मैं ऐसे लड़के से भी वहाँ करूँगी? ये उसके कहने का तात्पर्य था। रामस्वरूप एकदम घबरा जाते हैं। उमा उमा, क्या कह रही हो तुम? गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया, मुझे धोखा दिया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है, और दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। यानी आपने मेरे साथ धोखा किया है। आपने कहा था कि उनकी लड़की केवल 10वीं तक पढ़ी है, माध्यमिक शिक्षा उसने पूरी की है, और ये तो कॉलेज पढ़ चुकी है, बीए पास है। जब वो बाप बेटे दरवाजे के बाहर जाने लगते हैं तो उमा को और ज़्यादा गुस्सा आता है। जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन, आत्मसम्मान, आत्मगौरव, अपनी इज्जत, ये नाम की कोई चीज़ इसके पास है या नहीं। ये तो बड़ा डरपोक निकला, कायर निकला कि लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक करता था, इसका चरित्र ठीक नहीं है। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। गोपाल प्रसाद को ऐसा लगा कि सबसे बड़ा लाचार अगर कोई है तो वो है, एक लड़की ने उनकी इज्जत उतार के रख दी, और इसलिए वो बहुत ही गुस्से में भर गए, और लड़का तो बिल्कुल जैसे रो पड़ेगा ऐसी उसकी हालत है। माना कि ये एकांकी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन एक गंभीर प्रश्न वो छोड़ जाती है कि आज के ज़माने में लड़कियों का पढ़ना लिखना उचित नहीं है क्या? वो पढ़ी लिखी है
और इस बात को उसके पिताजी छिपाना चाहते हैं। लड़के वालों से झूठ बोलते हैं कि वो केवल मैट्रिक तक ही पास है। सच्चाई तो ये है कि स्वयं उमा ही शादी के लिए राजी नहीं थी, क्योंकि उसे और भी पढ़ना था, पढ़ लिख कर आगे जाना था, अपने परिवार का नाम ऊंचा करना था, रोशन करना था। लेकिन जब उसने देखा कि ये लड़का वही शंकर है जो उसी कॉलेज में पढ़ता था और उसका आचरण गलत था, जिसका उल्लेख कहानी में आया है, एकांकी में आया है, तो इससे पहले कि लड़के वाले लड़की को ठुकराए, उसने ही लड़के वालों को ठुकरा दिया। तो इस एकांकी से हमें यही सबक मिलता है कि नारी शिक्षा का समाज में अति महत्व है और नारी को पढ़ना ही चाहिए। मैं तो कहूँगा कि सभी लड़कियों के विचार उमा जैसे ही होने चाहिए और स्वाभिमान के साथ अपने इज्जत की भी रक्षा करनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आशा करूँगा कि ये वीडियो आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। तो YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक, आप उसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।